हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 24 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 24 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि वानखेड़े जो स्टेडियम है वह कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया चेन्नई, दूसरा दिया गया है मुंबई, तीसरा दिया गया है कोलकाता और आपका चौथा दिया गया पुणे। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया चेन्नई। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है। तो चेन्नई की हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई में चिदंबरम स्टेडियम। तो चिदंबरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो चिदंबरम स्टेडियम आपका चेन्नई में स्थित हो जाता है। फिर उसके बाद आपका दिया गया मुंबई और सी आपका दिया गया है कोलकाता। कोलकाता की हम लोग बात करेंगे तो आपका होता है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम आपका हो जाता है कोलकाता। कहाँ हो जाता है, कोलकाता। डी दिया गया पुणे। पुणे की हम लोग बात करेंगे तो पुणे का हो जाता है एसोसिएशन स्टेडियम। क्या हो जाता है, एसोसिएशन स्टेडियम। तो एसोसिएशन स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो एसोसिएशन स्टेडियम आपका होता है पुणे, ईडन गार्डन आपका होता है कोलकाता और चिदंबरम आपका होता है चेन्नई। प्रश्न पूछा कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम आपका होता है मुंबई। क्या हो जाता है, मुंबई। दोस्तों, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है, जबकि चिदंबरम चेन्नई में, ईडन गार्डन कोलकाता में और एसोसिएशन स्टेडियम आपका पुणे में स्थित है। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 दिया गया कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रक क्या है। पहला दिया गया है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। बी दिया गया है न्यूटन, मीटर सेकंड। सी दिया गया पास्कल सेकंड और फिर उसके बाद दिया गया है डी आपका सेकंड मीटर किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक आपका हो जाता है मीटर और समय का मात्रक आपका हो जाता है सेकंड। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो दोस्तों, पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रक किलोग्राम, मीटर और सेकंड है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और फिर उसके बाद लंबाई का मात्रक आपका हो जाता है मीटर और समय का मात्रक आपका हो जाता है सेकंड। तो पहला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मतलब कि वह कौन सा फसल था जिस पर हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हो जाते हैं स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपको हो जाते हैं स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत आपका हो जाता है पंजाब राज्य से। कहां से, पंजाब राज्य से। तो हरित क्रांति का शुरुआत पंजाब राज्य से हुआ और हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक
M.A. स्वामीनाथन थे। और वो मतलब कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव आपका पड़ा गेहूं पर। किस पर पड़ा? तो गेहूं पर। तो गेहूं आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि गेहूं किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया गया चावल और दूसरा दिया गया गेहूं। तो दोस्तों गेहूं आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पूछा था कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव आपका गेहूं पर पड़ा। दोस्तों हम लोग इसमें क्या क्या देखें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत आपका पंजाब राज्य से हुआ था। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है कि मिलान कीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 को और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। पहला दिया गया हरा सोना, फिर उसके बाद दिया गया झूठा सोना, सी दिया गया फलों का राजा, डी दिया गया है फलों की रानी। मतलब कि हरा सोना किसे कहते हैं, झूठा सोना किसे कहते हैं, फलों का राजा किसे कहते हैं और फलों की रानी किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि हरा सोना किसे कहते हैं। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि हरा सोना किसे कहते हैं। यदि हम लोग हरा सोना की बात करेंगे तो हरा सोना आपको कहता है अफीम। क्या हो जाता है? अफीम। हरा सोना आपको कहते हैं अफीम को। मतलब कि हरा सोना कहते हैं अफीम को। किसे कहते हैं? अफीम को। झूठा सोना फिर उसके बाद दिया गया है, तो झूठा सोना कहते हैं पैराइट्स को। किसे कहते हैं? पैराइट्स को। तो बी का आपका हो गया 4। क्या हो गया? बी का आपका हो गया 4। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आपका कहते हैं आम को। किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। और जबकि फलों की रानी किसे कहते हैं? तो फलों की रानी आपका कहते हैं लीची को। किसे कहते हैं? लीची को। दोस्तों आइए मिलाते हैं। पहला दिया गया है यदि हम लोग ए को मिलाएंगे तो ए का आपका होता है ए। जो ए है, ए को मिलाए 4 में, तो ए को हम लोग किस में मिलाए? 4 में। फिर उसके बाद हम बी, फिर बी को हम लोग किस में मिलाए? तो बी को हम लोग मिलाए किसमें? दोस्तों सॉरी, मतलब कि जो आपका ए है, दोस्तों थोड़ा गलती हो गया। जो आपका ए है, ए को हम लोग मिलाए 3 में। किसमें मिलाए? 3 में। अब जो बी था, बी को हम लोग मिलाए 4 में। फिर उसके बाद जो सी है आपका, सी को हम लोग मिलाए 1 में। किसमें मिलाए? 1 में। फिर डी जो है, डी को हम लोग मिलाए किसमें? 2 में। किसमें मिलाए? 2 में। तो चलिए देखते हैं कि 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 3 4 1 2। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। हरा सोना आपको मतलब कि हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना अफीम कहते हैं। झूठा सोना आपको मतलब किसे कहते हैं? तो झूठा सोना पैराइट्स कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आम कहते हैं। और फलों की रानी किसे कहते हैं? तो फलों की रानी लीची कहते हैं। तो आपका एक हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। यदि हम लोग इसका मतलब कि ऑप्शन ढूंढेंगे तो 3 4 1 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर करिए कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से, दोस्तों जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। आप लोग बताइए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। हम लोग बात करेंगे जैन धर्म, तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर कुल कितने तीर्थकर थे? तो कुल 24 तीर्थकर थे। पूछा है
कि 24 तीर्थंकर से एक पहले, मतलब कि यदि 24 से एक पहले हम लोग आएंगे तो कितना होगा 23। तो पूछा कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। हम लोग 24वें की बात करेंगे तो 24वां आपका हो जाता है महावीर स्वामी। कौन होता है? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रश्न क्या पूछा है कि 24वें तीर्थंकर से पहले, तो 24वें तीर्थंकर से पहले आपका 23वां तीर्थंकर आता है, तो 23वां क्या हो गया? हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। दोस्तों पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ, आपका पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कैसे तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और जबकि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। प्रश्न पूछा कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले अंतिम थे आपके महावीर स्वामी, और उनसे एक पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 24वें तीर्थंकर से एक पहले मतलब कि 23वें तीर्थंकर आपके थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक आपके हो जाते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक आपका हो जाते हैं महावीर स्वामी। कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत के कितने राज्य मतलब कि सीमा स्पर्श करते हैं, मतलब कितने राज्य टच करते हैं। आप लोग बताएंगे कि कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। आप लोग इसका आंसर करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कि कुल कितने तीर्थ मतलब कि कितने राज्य स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश को। दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो कुल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला आपका हो जाता है उत्तराखंड। क्या हो जाता है? उत्तराखंड। पहला आपका हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। दूसरा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आपका हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हो जाता है हरियाणा। क्या हो जाता है? हरियाणा। तो आपका हो गया हरियाणा। और फिर उसके बाद आपका हो गया राजस्थान। चौथा कौन हो गया? राजस्थान। और फिर उसके बाद आपका हो गया क्या? राजस्थान। फिर उसके बाद आपका हो गया राजस्थान के बाद आपका हो गया मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो गया? तो आपका हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आपका सातवां पांचवें के बाद आपका छठवां जो होता है आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। क्या होता है? छत्तीसगढ़। क्या होता है? छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद आपका हो जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद आपका हो जाता है झारखंड। क्या हो जाता है? झारखंड। आपका हो गया झारखंड। कौन हो गया दोस्तों? झारखंड। अब फिर उसके बाद आपका हो जाता है दोस्तों झारखंड के बाद आपका हो जाता है बिहार। कौन सा राज्य होता है? हो जाता है बिहार। बिहार। तो दोस्तों 6, फिर उसके बाद झारखंड 7 और बिहार आपका हो गया 8। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश को 8 राज्य सहित
एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है और वह केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा प्रदेश हो जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश। और कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको देता है दिल्ली। क्या देता है? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश को कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं और वह केंद्र शासित प्रदेश आपको देता है दिल्ली। क्या देता है? दिल्ली। दोस्तों 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, जबकि एक देश भी सीमा साझा करता है। कितने देश? एक देश। मतलब कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश एक देश से सीमा साझा करता है जिसका नाम है आपका नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश राज्य एकमात्र देश से सीमा साझा करता है जिसका नाम है नेपाल, और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है जिसका नाम है दिल्ली, और 8 राज्य से सीमा साझा करता है जिसका नाम है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं? तो 8 राज्य सीमाएं साझा करती हैं। तो 8 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, क्या पूछा है? एफसीआई की स्थापना किस सन में की गई थी? तो आप लोग बताइए कि एफसीआई भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस सन में की गई थी? तो एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी। कब? 14 जनवरी 1965। तो एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी। चलिए देखते हैं कि 14 जनवरी 1965 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है 1965, उसके बाद दिया गया 1964, फिर दिया गया 1955 और डी दिया गया 1954। तो 1965 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आप लोग जवाब देंगे कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आप लोग इसका जवाब देंगे कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। पहला दिया गया आरबीआई, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आप लोग बताएंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1935 में। भारतीय स्टेट बैंक मतलब आपको पता है एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना आपको पता है सन 1955। कब हो जाता है? सन 1955। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था। मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। कौन था? बैंक इंपीरियल बैंक। तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा है कि एफसीआई का पुराना नाम क्या था? तो एफसीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। जबकि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना सन 1955 में की गई थी। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई थी। प्रश्न पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मतलब दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण सन 1949, स्थापना सन 1935, एसबीआई की स्थापना सन 1955। और एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। तो प्रश्न पूछा कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था और फिर उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। एसबीआई की स्थापना सन 1955 में की गई थी और जबकि एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप लोग करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यदि हम प्रश्न पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और जबकि प्रश्न पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जबकि प्रश्न पूछा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों जो हिंदी दिवस होता है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि यदि प्रश्न पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, आप लोग इसका आंसर करिए। जो प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, प्रश्न पूछा है कि प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया सन 1929, बी दिया गया 1939, सी दिया गया 1949 और डी दिया गया 1959। हम लोग बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम बार बने थे लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन आपका हुआ सन 1929। कब हुआ, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे, कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे। और लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम बार दोस्तों प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब, मतलब किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मांग की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि सन 1929 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया सन 1929। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का आंसर आप लोग करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। मतलब कि जो मानव का शरीर है, मानव शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला दिया गया है सिर, बी दिया गया त्वचा, सी दिया गया है जीभ और डी दिया गया अग्नाशय। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि मानव शरीर का सबसे बाहरी बड़ा अंग आपका हो जाता है त्वचा। क्या हो जाता है, त्वचा। तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग आपका हो जाता है त्वचा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो ग्राम पंचायत होता है, मतलब कि जिन्हें हम लोग मतलब ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं मुखिया, क्या चुने जाते हैं मुखिया। जो मुखिया होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि सीनेवार किसका अयस्क है। सीनेवार किसका अयस्क है, आप लोग इसका आंसर करिए कि सीनेवार किसका अयस्क है। पहला दिया गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो अब आपका हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाता है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है। फिर उसके बाद दिया गया लोहा। लोहा की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। फिर उसके बाद दिया गया पारा और डी दिया गया सिल्वर। सिल्वर की बात करेंगे हम लोग तो सिल्वर का अयस्क हो जाता है सिल्वर ग्लास। क्या होता है, सिल्वर ग्लास। तो सिल्वर ग्लास किसका अयस्क है, तो सिल्वर ग्लास सिल्वर का अयस्क है। प्रश्न पूछा कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क आपका हो जाता है बॉक्साइट, लोहा का अयस्क हो जाता है हेमेटाइट, सिल्वर का अयस्क हो जाता है सिल्वर ग्लास, और जबकि पारा का अयस्क हो जाता है सिनेबार। क्या हो जाता है, सिनेबार। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 दिया गया कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा गैस होता है। इसका आंसर आप लोग करिए कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें सामान्यतः कौन सा गैस होता है जो शीतलक के रूप में कार्य करता है। पहला दिया गया ऑक्सीजन, बी दिया गया नाइट्रोजन, और सी दिया गया है अमोनिया, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस होती है, तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सामान्यतः क्या होता है, आपका फ्रेयान गैस होता है। क्या होता है, फ्रेयान। क्या होता है, फ्रेयान गैस होता है, जिसे हम कहते हैं CFC। क्या कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो चलिए देखते हैं कि CFC मतलब कि फ्रेयान किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया ऑक्सीजन, बी दिया गया नाइट्रोजन, सी दिया गया अमोनिया, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्रेयान गैस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेयान गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जबकि पूरे ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया कि सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिलता है कि प्रश्न नंबर 15 का आप मतलब कि सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कल के वीडियो में मतलब कि कल का जो वीडियो था उसमें जो होमवर्क के रूप में प्रश्न मिला था, उसका जवाब देने वाले जो विद्यार्थी थे, मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी थे वो इस प्रकार है। पहला था आपका अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, खुशी गुप्ता, वैष्णवी पाठक, सूरज यादव, यल, और फिर उसके बाद था शुभम शर्मा, और फिर उसके बाद था अभिषेक शुक्ला, हिमांशु कुमार, और आपका था महेश यादव, रविंदर यादव, सचिन यादव, और फिर उसके बाद था सतीश यादव। तो दोस्तों ये मतलब, और फिर उसके बाद था आपका सूरज दुबे। दोस्तों ये स्टूडेंट मतलब कि हर मतलब कि प्रश्न का सही और सटीक जवाब देते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को स्टैटिक जीके का जो वीडियो था यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग भारतपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।